नमस्कार दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में आपको सेल सिग्नलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। अब मैं इसके बाद एल्बर्ट का वन बाई वन चीज़ें बताऊंगा। एल्बर्ट में पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होता है स्टूडेंट को। सर लैंग्वेज समझ नहीं पाता हूँ, सर इंग्लिश समझ नहीं पाता हूँ, मेरा बोर्ड अलग था, और क्वेश्चन किस तरह का आएगा, कैसे आएगा, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, डीबीटी, जेआरएफ, सीएसई, नेट, आईसीएमआर, बार का एग्ज़ाम दीजिए, डीआरडीओ साइंटिस्ट का एग्ज़ाम दीजिए, जॉब के लिए एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, कहीं से भी आप कहीं भी जाइए इस फील्ड से, आपको इस तरह का नॉलेज आपको चाहिए होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आपका वहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट हु आर रीडिंग फ्रॉम द जनरल बुक्स। तो आपको स्टैंडर्ड बुक का नॉलेज होगा तो आप बहुत आगे रहिएगा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, बट अगर एक बार आ गए तो आप पूरा जेम आपके पास होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग रिसेप्टर के बारे में बता रहे थे। तो देखो, एक होता है लाइगेंड या मॉलिक्यूल जो सिग्नल की तरह काम करते हैं। सिग्नल होना चाहिए, आप उसको पकड़ने के लिए रिसेप्टर, जैसे घर में आपका एंटीना होता है, राइट। आप जैसे टीवी देखते थे पहले, तो मोबाइल था नहीं, तो एंटीना में देखते, एंटीना को पहले छत के ऊपर लगाते थे और दूरदर्शन चला था, वहाँ पर सब कुछ देखते थे। तो भाई सिग्नल आएगा तो रिसेप्टर होना चाहिए, तो रिसेप्टर होता है। अब रिसेप्टर बहुत प्रकार का होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिग्नल बहुत प्रकार का होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखे तो माई बटन में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अब देयर आर थ्री लार्जेस्ट क्लासेस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन आर आयन चैनल कपल रिसेप्टर और द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और एंजाइम कपल रिसेप्टर। इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। बुक से पढ़ाना हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आप बुक खोल के पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपके जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम के बारे में, डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि अगर आप दो तरह का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स जहाँ तक स्टेरॉइड और स्टेरॉइड रिसेप्टर हार्मोन जो बाइंड कर रहे हैं और जाके इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोटीन। तो ये डायरेक्ट जाके आपका एमआरएनए, आपका जो रिस्पॉन्स जीन है उसको नहीं करवाएगा। इंस्टेड ऑफ दैट they will induce that particular gene or like inhibit the particular gene, और उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, वो अल्टीमेटली जाकर अदर काम करता है। तो ये तरह का रिस्पॉन्स होता है। लेकिन एक याद रखिएगा, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के थ्रू आपका जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो थोड़ा डिलेड टाइप होता है, धीरे धीरे होता है। बट वही हाइड्रोफोबिक मतलब जो मॉलिक्यूल है, जो लिपिड में सॉल्युबलाइज हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है, वहाँ पर आपका देखिएगा तो वो ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। अब मैंने आपको बताया था 3 तरह का रिसेप्टर, यही यहाँ पर देखिए लिख के रखा है। बट मैं बोलूँगा यहाँ पर तभी पढ़िए जब आपका डायग्राम आपको समझ आ जाता है। तो डायग्राम में पहले आते हैं, उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो बुक्स देखो ऐसे पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे लाइन बाई लाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ते हैं अल्बर्ट भैया जी। तो ये बोला है कि फिगर में देखिए 15 एंड 6 फिगर में क्या बोला है। बोला है द ए होता है आयन चैनल कपल रिसेप्टर्स ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स। बी में क्या बोला है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एंड सी बोला है एंजाइम कपल रिसेप्टर, ऑल्दो मैनी एंजाइम कपल रिसेप्टर हैव इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी एज शोन इन द लेफ्ट। अब मैं यहाँ पर समझता हूँ 3 तरह का रिसेप्टर के बारे में बात किया गया है। आयन चैनल कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड एंजाइम कपल रिसेप्टर्स। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग फर्दर वीडियो में, आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पूरा एल्बर्ट से हम पढ़ाएंगे, जितना भी सेल बिलेज है, ऐसे करके जितना भी सब्जेक्ट है हम लोग बुक से डायरेक्ट आपको पढ़ाएंगे। अब मैं पूरा सीरीज चलाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आता है, सर स्टैंडर्ड बुक कैसे पढ़ो, तो भाई ऐसे पढ़ना पड़ता है, और हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता तो लेटर में जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वही चीज़ यहाँ पर लिख के रखा है। देखिए क्या लिखा है, आयन चैनल कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लेवन कपल रिसेप्टर। इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अगर आप पढ़िएगा तो आपको जो डायग्राम में लिखा वही यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ नहीं अलग। ठीक है, तो आयन चैनल कपल रिसेप्टर मतलब ये होता है कि बीच में एक चैनल देख सकते हैं, ये चैनल है, और ये आपका मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल है। ये जब मतलब ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है, जब कोई लाइगेंड बाइंड करता है, तो रेड कलर का मैं लाइगेंड यहाँ पर जोड़ देता हूँ। यहाँ पर लाइगेंड आके बाइंड कर गया सपोज इस जगह में। ठीक है, तो पहले तो बंद था चैनल, लेकिन आयन चैनल आने के बाद वो चैनल खुल गया तो आयन पास हो गया। तो अब बोलेंगे आयन पास कहाँ हो रहा है, तो देखो ये जो बीच में लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मान लीजिए ये आउटसाइड है और मान लीजिए इनसाइड है, राइट। तो क्या हो रहा है, आयन पास कर रहा है आपका चैनल के थ्रू। तो ये आपका आयन चैनल कपल रिसेप्टर हो गया। अब ये आपका बहुत तरह का आपको मिल जाएगा। जैसे आपका नाम सुने होंगे, जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं या जब नर्वस सिस्टम पढ़िएगा या सेल बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट पढ़िएगा, तो वहाँ पर एक चैनल बहुत होता है फेमस, जो आपको वहाँ पर देखिएगा एसिटाइल कोलिन जब आता है बाइंड करता है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, और देखिएगा वहाँ से आयन पास करवा देता है। तो वो एग्जांपल आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टिल नाउ आई हैव गाइडेड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1000 से भी, हम तो 1000 फिर भी कम बोल रहे हैं,
5,000 10,000 से भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट, क्योंकि मैं 5 साल से बच्चे लोगों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एंड वॉट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गेन आई टोल्ड यू अकॉर्डिंग टू दैट। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में 30% जो ड्रग्स अवेलेबल है वो आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ही टारगेट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता क्यों, इसको जी प्रोटीन कपल्ड क्यों बोला जाता है? तो भाई ध्यान से सुनना, ये जो है आपका, इसको बोलता है जीपीसीआर। ठीक है, लेकिन यह देखो बगल में लिखा हुआ है 3 प्रोटीन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन इज कपल्ड विथ जीपीसीआर, मतलब जीपीसीआर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर विच इज कपल्ड विद जी प्रोटीन। तो ये जी प्रोटीन है। अब बगल में आपको ग्रे कलर का कुछ दिख रहा है, दैट इज इफेक्टर मॉलिक्यूल या इफेक्टर प्रोटीन्स बोल सकते हैं। जब यहाँ पर जीपीसीआर में मॉलिक्यूल बाइंड करता है वो देता है सिग्नल किसको, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन आपका हेटेरोट्राइमेरिक अवस्था में होता है। अब हेटेरोट्राइमेरिक मतलब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को पता नहीं होगा। हेटेरोट्राइमेरिक मतलब क्या है? हेटेरोट्राइमेरिक मतलब ये होता है कि 3 अलग अलग मॉलिकुलर वेट का या 3 अलग अलग सब यूनिट एक साथ जुड़ा हुआ है। तो हेटेरो मतलब अलग अलग है, ट्राइमेरिक मतलब 3 प्रोटीन है। हेटेरोडाइमर बोलेंगे तो मतलब हेटेरो मतलब 2 अलग अलग प्रोटीन जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर हेटेरोट्राइमेरिक बोल रहे हैं मतलब 3 अलग अलग प्रोटीन है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन जो है जी प्रोटीन के केस में रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ग्रीन कलर से है, एक बीच में एक साइड में। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा है। इसका रोल क्या है? जब भी आपका ये जीपीसीआर एक्टिवेट होता है, सिग्नल मिलता है उसको, सिग्नल देता है जी प्रोटीन को, यहाँ पर सिग्नल देता है। यहाँ पर सिग्नल मिलते ही अल्फा जी प्रोटीन जो होता है वो आपका गामा और बीटा से आपका छूट जाता है और जीटीपी से बाइंड हो जाता है। मतलब जीटीपी से बाइंड होकर वो अल्फा यूनिट जो होता है वो साइड हट जाता है। मैं आपको आगे जाके और प्रोसेस बताऊंगा। और जाके अल्टीमेटली आपका जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर एडिनिल साइक्लेज है, उसको एक्टिवेट कर देता है। वो जाके आपके एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है और सेल के अंदर कॉन्टिन्यूसली आपका मॉलिक्यूल का इफ्लैक्स करवाता है और अलग अलग काम करता है। दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू, whether you are giving the ICMR GRF or the DBT GRF or the CSIR NET, BARC, DRDO, GADB, CUET, PG, whatever exam you are appearing for, that is the one of the most important topic. You should remember this. Okay? तो एंजाइम कपल रिसेप्टर मतलब क्या होता है? आप लोग आरटीकेस का नाम सुने, जितना तरह का एक नुस्खा बताता था आप लोगों को, जितना तरह का आपका ग्रोथ फैक्टर्स है ना, आप नाम सुने होंगे। कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है, कोई भी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ फैक्टर का रोल प्ले करता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। आपका ऊन हीलिंग में भी ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका घुटना छिल गया, आपका माथा फूट गया, ठीक है, माथा फट गया, आपका खून निकल रहा है, तो वो सब प्रोसेस में भी ग्रोथ फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना आपका सिग्नल के सेल तो डिवाइड करेगा नहीं और ऊन हीलिंग कैसे होगा? तो उसके लिए ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होता है, उसको हम लोग आरटीकेस बोलते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस वो भी आपका एक एंजाइम कपल रिसेप्टर होता है। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे आपका जब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम जस्ट इनिशियल एक आपको स्नैपशॉट दिए सेल सिग्नलिंग का, और यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द जीपीसीआर एंड एंजाइम कपल रिसेप्टर। एंजाइम कपल रिसेप्टर स्पेसिफिकली फ्रॉम आरटीकेस एंड जीपीसीआर से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो आता है आपका प्रोटीन काइनेस ए, IP3 डैक पाथवे एंड रोडोप्सिन मॉलिक्यूल। ओके, आगे चलते हैं। अब ये एक वर्क फ्लो दिया है। जो डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, स्टैंडर्ड बुक में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड योर कॉन्सेप्ट। अब क्या बोला है कि लाल कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड कलर का, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सपोज आपका रिसेप्टर है। तो जो सिग्नल बाहर से अंदर तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूस हो रहा है, और जो प्रोसेस होता है उसको प्राइमरी ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसडक्शन सिग्नल आया उसको रिले ही होगा। रिले मतलब रिले वाला रेस आप देखे होंगे ओलंपिक में कि एक बंदा दौड़ के जाता है हाथ में कुछ लेके, फिर सामने वाले बंदे को देता है, वो फिर लेके आगे और भागता है, उसके बाद सामने वाले को देता है, फिर वो लेके और भागता है। तो रिले होता मतलब हाथ में जो पकड़ के रखता है उसको ट्रांसफर करा रहा है। तो ट्रांसडक्शन मतलब एक रिले हो रहा है सिग्नल का। उसके बाद उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, क्योंकि एम्पलीफाई नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा सिग्नल कितना आया। तो एम्पलीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप कोई हेडफोन में गाना सुन रहे हैं, अगर वो साउंड बहुत कम रहेगा तो आप सुन ही नहीं पाइएगा। तो उसके लिए एम्पलीफायर होता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको बहुत ज़ोर से सुनाई देता है। तो ऐसे सेल के अंदर भी होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। उसके बाद इंट्रीगेशन होता है सिग्नल का, उसके बाद स्प्रेड होता है, एंकर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि कुछ तरह का अगर सिग्नल हो तो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अल्टीमेटली एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। अल्टीमेटली वही काम करता है सेल के अंदर। मेजर जो काम करता है वो प्रोटीन्स करते हैं। द लेबर ऑफ द सेलुलर सिस्टम इज ए प्रोटीन्स। ओके, तो आपको याद रखना है कि प्रोटीन करता है जो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ, जीन ट्रांसक्रिप्शन। जीन ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन मीन्स एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, एमआरएनए नहीं बोलूँगा, पहले प्री एमआरएनए बनता है इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सिस्टम। देन इट इज प्रोसेस्ड एंड एडिटिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है। उसके बाद एमआरएनए बनता है एंड दैट एमआरएनए गोज आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड डिड द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बनता है
और वो प्रोटीन अल्टीमेटली आपका एंजाइम की तरह काम करता है और वो एंजाइम आपका फंक्शंस करता है, कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और आपका सेल का जो परफॉर्मेंस होता है वो दिखता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा उतना भी याद नहीं रखना, लेकिन हाँ जो जो चीज़ें होगा मैं आपको बता दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब यही होता है कि आपके पास मेंटर होता है, आपके पास टीचर होता है, तो आपको बता देता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब देखो ये वाला डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमेरिक जीटीपीएसएस, मोनोमेरिक जीटीपीएसएस। अब ये मोनोमेरिक जीटीपीएसएस क्यों बोलते हैं इसको, मतलब मोनोमेरिक मतलब एक ही यूनिट है और जीटीपीएस मतलब जीटीपी के प्रेजेंस में, जीटीपी के प्रेजेंस में और जीडीपी के प्रेजेंस में स्विच ऑन और ऑफ होगा। घर में जैसे देखे हैं कि जो लाइट होता है वो ऑन ऑफ होता है, किससे होता है, आप स्विच ऑन करते नहीं तो ऑफ करते। तो जो स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जब जीटीपी लगता है, याद रखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जीटीपी जब लगता है तो वो मॉलिक्यूल एक्टिव हो जाता है, जब मोस्ट ऑफ द केसेस में जब जीडीपी लगता है वो मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं जब जीटीपी लग रहा है तो ऑन स्टेट में है, और जब जीडीपी हो जा रहा है मतलब फॉस्फेट निकल जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे ऑफ स्टेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द जीटीपी, दैट इज कॉल्ड द मोनोमेरिक जीटीपीएस जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जब यहाँ पर आपका फॉस्फेट आ रहा है, जीटीपी जुड़ रहा है या एटीपी जुड़ रहा है, तब वो एक्टिव हो जा रहा है, देखिए ऑन स्टेट में है। जब भी फॉस्फेट निकल जा रहा है, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं उसको, तो वो ऑफ स्टेट में चल जा रहा है। तो दैट इज डन बाय द जीटीपी। जीटीपी मतलब एक्टिव एनर्जी होता है। सेल के अंदर देखो 4-5 प्रकार का एनर्जी होता है जिसको मेजरली सिस्टम यूज़ करता है। मेजर तो एटीपी होता है, उसके ऊपर जीटीपी होता है, उसके बाद अलग अलग मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद देखिए एनएडीएच भी इस्तेमाल किया जाता है, FADH2 भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट को भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेजर सोर्स ऑफ जो एनर्जी आता है वो एटीपी से आता है, आपको ये याद रखना। चलिए, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको डायग्राम से समझ नहीं आ रहा देन यू शुड रीड दिस पोर्शंस, ठीक है, क्योंकि मैं ये सब बुक पढ़ा हूँ। हाँ, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डायग्राम में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मैंने इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन्स बिहेव लाइक मॉलिक्यूलर स्विचेस। स्विचेस मतलब आपका स्विच जब जीटीपी आएगा एक्टिव एनर्जी मिलेगा तब ऑन होगा, जब नहीं मिलेगा ऑफ हो जाएगा। दैट इज ऑलरेडी टोल्ड है। आप देखो, आप नीचे नीचे धीरे धीरे आते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे आपको बोला कि मोनोमेरिक जीटीपीएस, देखो यही यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोमेरिक जीटीपीएस। क्या बोला है, स्मॉल मोनोमेरिक जीटीपीएस। मोनोमेरिक जीटीपीएस मतलब क्या होता है, जब जीटीपी बाइंड करता है तब एक्टिव होता है और जब जीटीपी होता है तब इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद हम नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, देखो कि जो तुम्हारा मैं बता रहा था कि जब से ऑन स्टेट होगा तो जीटीपी लगा रहेगा, ऑफ स्टेट होगा तो जीडीपी होगा, ठीक है। आप सीन सुनो कि जो ये जीटीपी लग रहा है या जीडीपी हट मतलब एक फॉस्फेट निकल रहा है, ये ऐसे ही नहीं निकलता है। इसको करवाने के लिए एक एंजाइम और होता है, 2 एंजाइम होता है जो ये काम को परफॉर्म करवाता है। क्या कराता है, GEF एंड GAP मतलब गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ही लिखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मन से बता रहा हूँ तो गलतफहमी। क्या लिखा है, जीटीपीएस एक्टिविटी प्रोटीन्स, GTPase activating protein मतलब गैप inactivate the protein by stimulating it to hydrolyze its bound GTP into GDP which remains tightly bound to the inactivated GTPs. Guanine nucleotide exchange factors activate the inactive protein by stimulating it to release its GTP because the concentration of the GTP in the cytosol is 10 times greater than the concentration of the GDP and the protein rapidly bind to GTP. Once it ejects the GDP, it's thereby activated. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ से तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि जीटीपी कैसे लग रहा है, जीडीपी कैसे लग रहा है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप ये पढ़ते हैं ना, डायग्राम वाइज भी पढ़ लेते हैं, तो आप 80% से लेकर 90% पार्ट आप कवर कर देते हैं। आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। ये चीज़ थोड़ा आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बताया गया, ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो सिग्नल एक जगह से 2 जगह, 2 जगह से 3 जगह, फिर चौथा जगह में जाता है और उसको सब कनेक्ट करके रखता है स्कैफोल्ड प्रोटीन। तो स्कैफोल्ड प्रोटीन क्या करता है, सबको बांध के रखता है और अलग अलग प्रकार का सिग्नल होता है। तो अलग अलग प्रकार सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग प्रोटीन स्कैफोल्ड होता है। जो स्कैफोल्ड मतलब कि ढांचा बंद पकड़ के रखता है और कुछ नहीं। ये सब सिग्नलिंग के लिए होता है। ये आर्किटेक्चर मतलब इसका मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। और ये जब भी ऐसे ग्रीन कलर का दिखा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके, मतलब वो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बात कर रहा है। तो हम लोग जो बायोस्कॉलर में जो क्लास लेते हैं स्पेसिफिकली CSL गेट के लिए, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। अगर आपको पता नहीं, हम लोग का बैच हो अभी स्टार्ट होने ही वाला है, चल रहा है अभी भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा हम लोग के ऐप का और व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और कोर्स अगर आपको इंटरेस्टेड लगा तो कोर्स में बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं, चलो।
तो ऐसे स्कैफोल्ड प्रोटीन बहुत सारा होता है, मैं जैसे फर्दर आपको जब आगे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा आगे चलते। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। यहाँ पर जैसे बता दिया कि एड्रेनालिन बाइंडिंग टू द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर increasing the intracellular concentration of the cyclic AMP, which both activate the enzyme that promote the glycogen breakdown and inhibit the enzyme that promote the glycogen synthesis। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको येलो मार्क करके रखा हूँ। तो एड्रेनालिन क्या करता है, जीपीसीएल के साथ बाइंड करता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, मैप काइनेस एक्टिवेशन बढ़ रहा है। तो ये सब ग्राफ से कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ग्राफ आप देखिएगा तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब आते हैं नीचे में, एक लास्ट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये होता है डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन मतलब क्या होता है कि सपोज कोई रिसेप्टर है और वो मॉलिक्यूल आपका बाइंड कर रहा है और बहुत देर तक बाइंड कर गया, तो क्या होता है उसकी एक्टिविटी लूज हो जाता है बहुत कुछ टाइम के लिए। तो ये सेंसिटाइजेशन करने का भी एक टेक्निक होता है। जैसे यहाँ पर लिखिए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सम वेज इन विच द टारगेट सेल्स बिकम डीसेंसिटाइज, मतलब एडेप्टेड हो जाता है टू द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब बहुत देर से आ रहा है, तो आपको भी कोई लठ मारे जाएगा, एक टाइम के बाद आपको जितना पहले पेन हो रहा था उतना नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बोलते हैं सर दिल टूट गया, सर कट गया मेरा, तो पहली बार कटेगा तो बहुत दुख होगा, लेकिन आपका कटते रहेगा तो आप ढीठ बन जाइएगा कि हाँ अगर कटते जा रहा है तो क्या करें उसका। तो ऐसे होते रहता है, तो उसको वो डीसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, सेंसिबिलिटी चला गया, ठीक है। तो वो कितना प्रकार से होता है सेल के अंदर, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक तो डीसेंसिटाइजेशन कैसे होता है कि वो एंडोसोम में रैप हो गया, सिग्नल मॉलिक्यूल को हटा देता है, फिर उसको मेम्ब्रेन में फिर से पहुंचा देता है। एक होता है कि मेम्ब्रेन के साथ ही सिग्नल को अंदर ले आ जाता है और डिग्रेड कर देता है लाइसोसोम में, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, पहले वाले को बोलते हैं रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। रिसेप्टर इनएक्टिवेशन करवा देता है बहुत टाइम, बहुत सारा मॉलिक्यूल होता है उसको इनएक्टिवेट कर देगा, सिग्नल अंदर आएगा ही नहीं। एक होता है इनएक्टिवेशन ऑफ द सिग्नलिंग प्रोटीन, सिग्नलिंग जो प्रोटीन है इंट्रासेलुलर उसको इनएक्टिवेट कर दो। या क्या हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ द इनिबिटरी प्रोटीन, तो जो सिग्नलिंग पाथवेज होता है उसके बीच में कोई ऐसा इनिबिटरी प्रोटीन बना दो जो वो जाके इनिबिट कर दे और आगे ना जाए सिग्नल। तो ये आपका एग्जाम में भी पूछ लेता है यूनिवर्सिटी का, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ जाता है आपका CSI नेट गेट से ICMR DBT JRF में। तो आज के लिए इतना तक पढ़ाता हूँ, इसका समरी यहाँ पर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में और प्रोसीड करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर समरी में अगर पढ़िएगा, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्यों मैं बोलता हूँ समरी और इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट सी क्या बोला है, ईच सेल इन द मल्टीसेलुलर एनिमल हैज़ बीन प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट टू रिस्पॉन्ड स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय द अदर सेल्स। यहाँ बोला पहले डेवलपमेंट के टाइम ही फिक्स हो जाता है कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा सेल को इंड्यूस करेगा, कैसे कौन सा मॉलिक्यूल कैसे सिग्नल देगा और कैसे मॉर्फोलॉजी चेंज होगा। द सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक्ट इन द वेरियस कॉम्बिनेशन टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सेल, बहुत कॉम्बिनेशन में रहता है, अलग अलग काम परफॉर्म करता है। फिर मोस्ट सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए लोकल मीडिएटर विच आर सिक्रेटेड एंड देन रैपिडली टेकन अप डिस्ट्रॉयड एंड immobilized so that they can act only on the neighboring cells, and other signal molecules remain bound to the surface of the signaling cells and mediate the contact dependent signaling। इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। मैं जो बता रहा था, कोई मॉलिक्यूल बाइंड करता है या कोई इंटरनलाइजेशन होता है या कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट में सिग्नल को प्रोसीड करता है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस का यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्नलिंग का बात करें। ऐसे वहाँ पर भी सिग्नलिंग का ही बात होता है, बट वहाँ पर कम्युनिकेशन आपका दूसरे तरीके से होता है, बाबू सोना मोना करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स, जैसे आपको पहले बताया था कि एक जगह से सिक्रेट होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा और दूसरी जगह काम करेगा, आर कैरिड इनटू द ब्लड टू द टारगेट सेल थ्रू आउट द बॉडी। इन साइनेप्टिक सिग्नलिंग न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड फ्रॉम द नर्व एक्सोन एक्ट लोकली ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये आपको पता होगा कि सामने वाले सेल को इंड्यूस करता है। तो सामान्य में यही पता है कि सिग्नलिंग क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा इंटरेस्टिंग और कुछ पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया है। क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग रिक्वायर नॉट ओनली एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल बट ऑल्सो कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन एक्सप्रेस बाय द टारगेट सेल्स दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू द सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा नहीं कि जो आपका सेल सिग्नलिंग होता है ओनली एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल आएंगे और सिग्नल दे देगा, नहीं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके जैसा ही जो रिसेप्टर जिसके साथ बाइंड करता है वो भी होना चाहिए, ठीक है, वो भी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सम स्मॉल हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन diffuses across the plasma membrane of the target cells and activate intracellular receptor protein that directly regulate the transcription of the specific genes। में क्या बोला कि जितना ही मॉलिक्यूल आएगा क्या प्रोड्यूस करेगा, प्री mRNA बनाएगा जो अल्टीमेटली जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। द डिजॉल्व्ड गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड act as a local mediator by the diffusing across the plasma membrane of the target cells and activating an intracellular proteins such as the enzyme guanine cyclase which
produce a cyclic EMP in the target cells. But most the extracellular signal molecule are hydrophilic and cannot pass through the plasma membrane, and this activates the cell surface receptor protein, which act as a signal transducer, converting the extracellular signal into intracellular that alter the behavior of the target cells. मैं पहले ही बताया था कुछ हाइड्रोफिलिक सेल होता है, कुछ आप मतलब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है. जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है प्लाज्मा में क्रॉस कर देता है, और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता, तो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होता है. अब बात है रिसेप्टर जब आता है तो रिसेप्टर आने के बाद आपका जीपीसीआर आ जाता है. देखिए यहाँ पर लिखा है जीपीसीआर और आरटीकेस के बारे में, मतलब रिसेप्टर एंजाइम कपल रिसेप्टर जो है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बोला गया. यहाँ पर जो बोला गया आप पढ़ लीजिएगा. यहाँ पर आपको जी प्रोटीन्स के बारे में बताया गया कि जी प्रोटीन्स कैसे रोल प्ले करता है, और यहाँ पर तो आपको दिखाया गया कि क्या फीडबैक रेगुलेशन कैसे चलता है, डिलेट आपका जो सिग्नलिंग होता है कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया. जो आप इतना देर तक पढ़े हैं, जो चैप्टर में लिखा था, यही यहाँ पर एक्सप्लेन फिर से किया गया. इसलिए अगर आप इंट्रोडक्शन और समरी पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर का, तो आपको एक समरी मिल जाता है और आपको आइडिया हो जाता है. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और चैनल में आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. प्रेमपूर्वक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.